नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। पेमेंट लिंक से पाएं उधारी फटाफट। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। मनीष दीक्षित जी मध्य प्रदेश सुर्खियों में है। ऑपरेशन कमल पूरा हो गया था मार्च में ही, लॉकडाउन के ठीक पहले, लेकिन अब सुर्खियों में है क्योंकि फाइनली शिवराज सिंह चौहान ने एक मुकम्मल कैबिनेट विस्तार किया। लेकिन इसके बीच दो चीजें हैं जो मुझे पता चली और उस पर मैं सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा। एक पॉलिटिकल र्यूमर कह लीजिए, थ्योरी कह लीजिए, लेकिन बताने वाले तो इतने यकीन के साथ बताते हैं कि उनके सामने ही हुआ हो। ये था कि भाजपा आला कमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह की एमपी के सीएम के लिए पसंद नरेंद्र तोमर थे और उनका नाम फाइनल हो गया था। फिर हुआ क्या? ये जैसा आपने बोला कि इस तरह की चर्चाएं हैं और वाकई इस तरह की र्यूमर्स थी क्योंकि जब ये होने वाला था उसके एक दिन पहले, यानी उस रात तक ये खबर थी कि नरेंद्र सिंह तोमर विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। बट ऑल ऑफ अ सडन सुबह हमको पता चलता है कि शिवराज जी खेल कर गए। उसमें जो लोगों ने, जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं, उनका इसमें बिलीफ था कि इसकी वजह केवल दो थी। एक तो ये था कि 24 जगह अभी बाय इलेक्शन है। ये बाय इलेक्शन सौरभ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये शायद मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में पहला ऐसा बाय इलेक्शन है जिसके रिजल्ट से तय होगा कि ये सरकार चलेगी कि जाएगी। तो शिवराज सिंह चौहान एक्चुअली ऑल सडन डन, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। पॉपुलैरिटी वाइज बीजेपी में वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है और मास पॉपुलैरिटी उनकी है। तो जो इन्हें आरएसएस एंड कंपनी ने भी जो सर्वे कराए थे सीएम वगैरह के लिए, क्योंकि इन लोगों को सर्वे कराने का बहुत शौक रहता है, हमेशा सर्वे कराती है बीजेपी किसी भी चीज के लिए। तो उन सर्वे में भी आया कि शिवराज सिंह को कमान मिलेगी तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनके साथ 13 साल का एक्सपीरियंस भी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा अच्छे से समझते हैं और ओबीसी है क्योंकि। और पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो वो ये जरूर देखती है कि कास्ट कॉम्बिनेशन का उसके वोटर उस पर कितना फर्क पड़ेगा। तो ओबीसी फैक्टर और ये पूरा जो इलेक्शन बाय इलेक्शन है, इसके चलते मुझे लगता है वो रेस से आगे निकल गए और नरेंद्र सिंह जी के सामने थाली लगी की लगी रह गई। राजदीप, व्हाट डू यू थिंक ऑफ शिवराज सिंह चौहान? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं इसलिए इंटरेस्टिंग कह रहा हूं कि 2013 में एक चर्चा चली कि अगर नरेंद्र मोदी को भाजपा प्रोजेक्ट नहीं करती है तो और कौन। और अडवाणी कैंप कह रहा था कि अगर लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं प्रोजेक्ट किया गया तो शायद अडवाणी कैंप शिवराज सिंह चौहान को प्रोजेक्ट करेगा। आपको याद होगा ये कि कहीं ना कहीं ये बात चर्चा चली थी, क्योंकि उसी समय चुनाव हो रहे थे मध्य प्रदेश के और ये भी बात हो रही कि देखिए शिवराज सिंह चौहान भी देखिए लगातार जीत रहे हैं, उनका भी नंबर आना चाहिए, वो भी ओबीसी है, वो उत्तर भारत से है। शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी के कैरेक्टर के बिल्कुल विपरीत है। जहां मोदी जी फ्लैम्बॉयंट है, लोगों के सामने हमेशा एक तरह से जोश से बोलते हैं, टकराव करने के लिए तैयार होते हैं, कुछ कहते हैं कि विभाजित करते हैं लोगों को। वहीं शिवराज सिंह चौहान का सबसे बड़ा एसेट यह है कि वो सबके साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं, उनकी जो नेटवर्क है। मैंने हमेशा देखा मध्य प्रदेश में जब भी मैं जाता था, ऑपोजिशन भी शिवराज सिंह चौहान को पर्सनली कभी कोसती नहीं थी। भले ही वो आप भाजपा के खिलाफ हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नहीं नजर आते थे। तो शिवराज सिंह चौहान, मुझे लगता है अगर कोalition सरकार कल होती दिल्ली में, ये आप जानिए 2014 में बीजेपी को तो कंप्लीट मेजोरिटी आ गई, लेकिन अगर समझ लीजिए कि बीजेपी की गाड़ी 180 पर एक बार फिर रुकती तो फिर शिवराज सिंह चौहान जैसे नाम शायद लोगों के सामने आते। और ये भी चर्चा होती है दिल्ली के गलियारों में कि क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का नाम उस समय आया कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, तो मोदी जी उसे इतने आसानी से भूले नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान का नाम एक तरह से अडवाणी कैंप प्रोजेक्ट कर रहा था। और तब से ये बात चली है कि उन दोनों के बीच में ज्यादा बनती नहीं है। अच्छा, ये बात सही है क्या कि
एनडीए 1 के दौरान, नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान शिवराज सिंह चौहान को यह कहा गया था कि आप दिल्ली आइए, हमारी कैबिनेट में मंत्री बनिए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर का प्रस्ताव दिया गया था और शिवराज ने उससे इनकार कर दिया था। मनीष जी, ये बात है क्या? सौरभ जी, 2 बार ऐसी वाकये हुए थे। एक बार उनको ऑफर था एग्रीकल्चर मिनिस्टर का और एक बार डिफेंस मिनिस्टर का। ये क्लेम उनके जो क्लोज सर्कल्स के लोग हैं वो करते हैं और हमेशा शिवराज जी ने, उस टाइम भी ये बात हुई थी तो उन्होंने हमेशा डिनाई किया कि मुझे राज्य की राजनीति करनी है। अब जो अभी जो घटनाक्रम हुआ है उसके पीछे एक जो वजह मुझे समझ में आती है, आज की डेट में जैसे राजदीप जी ने बोला अभी, ये बिल्कुल सही है कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी के बाद ऑप्शन कौन है। तो जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है बीजेपी की सेंट्रल में, आप चाहे उसमें नरेंद्र मोदी जी ले लीजिए, उसमें आप नड्डा जी ले लीजिए या अमित शाह जी ले लीजिए, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस शिवराज सिंह चौहान के पास ज्यादा है। तो ये सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है जो मोदी कैंप की है। तो वो मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी रहेगी या कोई भी ग्रुप रहेगा तो अपने राइवल को बढ़ने दे। तो इस बार आप देखिए कैबिनेट रीशफल के लिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जो चौथी बार का मुख्यमंत्री है, वो कितने दरवाजों पे के उसने चक्कर लगाए वो लिस्ट तैयार करने के लिए, और अल्टीमेटली जब जो वो लिस्ट भी बनी है उसमें उनके सपोर्टर केवल एक हैं जो आइडेंटिफाइड सपोर्टर हैं, भूपेंद्र सिंह, जो पहले गृह मंत्री हुआ करते थे। बाकी उनके कैंप का कोई नहीं है। जो उनके खास लोग माने जाते थे, राजेंद्र शुक्ला थे या रामपाल सिंह थे, इस तरह के शिवराज के बड़े कॉन्फिडेंट लोग हैं, तो उनमें से कोई नहीं है इस कैबिनेट में। तो ये कैबिनेट बड़ी अनयूजुअल है सौरभ, इसलिए क्योंकि सीएम का खास वहां पर कोई नहीं है। किसकी चली? नरेंद्र तोमर गुट की चली, कैलाश विजयवर्गीय की चली, संघ की चली, दिल्ली आला की चली, या सिर्फ ज्योतिरादित्य की चली? इसमें जो सबसे बड़े गेनर हैं इस पूरे बार्गेनिंग या जो केक का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसमें सबसे ज्यादा शेयर सिंधिया लेके गए हैं। उसके बाद जो है वो संघ की कितना बड़ा शेयर? कई लोग कह रहे हैं 12 मंत्री हैं उनके खेमे से। हाँ बिल्कुल है, और उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एक ये है कि वो 12 मंत्री उनके और 2 अलग अगर मिला ले तो मतलब हाँ टोटल 14 है सर, 12 उन कैंप के हैं, 2 अलग हैं। तो शायद इंडियन हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ हो ऐसा कि 14 एमएलए जो एमएलए नहीं है, सॉरी, जो फॉर्मर एमएलए हैं वो मिनिस्टर बन गए। ऐसा मतलब कम से कम हमने मध्य प्रदेश में तो नहीं देखा। और इसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि आज इस पे कुछ लोगों से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है सर 164(1)(a), जो ये कहता है कि 15% जो स्ट्रेंथ है ऑफ मेंबर्स, नॉट ऑफ द असेंबली, क्योंकि आज की डेट में मध्य प्रदेश में जो असेंबली की साइज है वो है 206। तो 206 का जो 15% होता है वो आता है 30.9। दैट मीन्स 4 लोग इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। आई डोंट नो ये कांग्रेस वाले जानते हैं कि नहीं जानते हैं, अपोजिशन को ये पता है कि नहीं पता। ये बिल्कुल इस, क्योंकि मैंने वो प्रोविजन वगैरह पढ़े हैं आज जब कहीं बात हुई मेरी, तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है। देखिए सौरभ देखिए 22 लोग ने एक तरह से बगावत की, सिंधिया जी के साथ चले गए, उसमें से अब 14 मंत्री बन गए हैं, उसमें से 11 सिंधिया जी के खास माने जाते हैं, 2 इंडिपेंडेंट थे जो एक तरह से दिग्विजय सिंह के साथ माने जाते थे, लेकिन वो उनको भी मंत्री बनाया गया है। अब आप देखिए सिंधिया जी खुद अभी तक मंत्री नहीं बने हैं। हालांकि दिल्ली में ये चर्चा है कि जल्द से जल्द एक कैबिनेट एक्सपेंशन होगा जिसमें सिंधिया जी का नाम आएगा। कोविड और कोरोना की वजह से वो कैबिनेट एक्सपेंशन थोड़े हफ्तों के लिए टला है, थोड़े महीनों के लिए। लेकिन अगर आप अपने मंत्रियों, अपने सभी जितने लॉयलिस्ट है उनको मंत्री बनाते हो और सब कांग्रेस से आए हुए हैं, तो क्या मैसेज जा रहा है भाजपा को? देखिए मध्य प्रदेश एक तरह से मैसेज तो देखिए ये जा रहा है ना। आप ये बताइए राजदीप जी, आप 106 विधायकों के साथ विपक्ष में बैठे हो, एक भी मंत्री नहीं है। अब उसी 106 के साथ आपका मुख्यमंत्री है, आपके 5 या 10 मंत्री भी हैं, फर्क तो है ही ना। आपकी सुनी तो जा रही है, थाने में सुनी तो जा रही है। सर ये सब ठीक है, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, बड़ी दिलचस्प है जी बताइए। ऐसे राज्य है जिसमें महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, इसमें आजकल पता नहीं चलता है कि आप कब भाजपा में थे और कब कांग्रेस में आए। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले कर्नाटका के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर को फोन किया था। अब मेरे मोबाइल पर उनका नाम था सुधाकर कांग्रेस, तो मैंने सोचा ये सुधाकर कांग्रेस मेडिकल एजुकेशन कब बन गया? तो मैंने जब फोन किया उन्होंने कहा अरे वो आप नहीं जानते, वो तो बीजेपी में शामिल हुए और अब वो मंत्री भी वहां बन गए हैं। और
इस तरह से मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, क्योंकि जो विचारधारा की लड़ाई है इन राज्यों में बहुत कम हो गई। अरे कल तक सिंधिया के लोग थे, आप जानिए, ये तो आपने भाजपा के खिलाफ 1.5 साल पहले चुनाव लड़ा है और आप मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार में बनते हैं, आप तब भाजपा को कोसते थे। तो सिंधिया के आने से मुझे लगता है भाजपा में कहीं ना कहीं सिंधियाकरण हो गया है। अब आप उसे कांग्रेसीकरण कह रहे हैं, सिंधियाकरण। चलिए मनीष जी, ये बताइए कि ये नरेंद्र तोमर के नाम पे वीटो होने में एक सिंधिया फैक्टर भी रहा क्या? क्योंकि दोनों ही ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं। नरेंद्र तोमर सीएम बनते तो शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्लाउड उतना ना होता। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जिस तरह के नेता हैं वो ग्राउंड के नेता नहीं है। वो एक बहुत एक्सेप्टेबल फेस हैं, 2 बार यहाँ पर स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे, बट वो मास लीडर नहीं कभी बन पाए। और सिंधिया मास लीडर हैं और सिंधिया एक फेस है। पिछले इलेक्शन में भी मेरे ख्याल से कांग्रेस में सबसे ज्यादा रैली जिस आदमी ने की थी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही थे। तो मास अपील है, उनका एक चेहरा है। तो हो सकता है इसमें जो आप जिस तरह इशारा कर रहे हो वो हो एक फैक्टर, मगर मुझे जैसा मैंने पहले भी बोला कि कोई लोग हैं जो शिवराज सिंह चौहान की हालत खराब करना चाहते हैं पार्टी में। अच्छा, मुझे ये चीज जी, मैं एक नाम उभर कर आजकल आ रहा है, क्योंकि जैसे हमने एक नाम भाजपा में, जब ये सवाल मैंने आज सुबह किसी से पूछा कि शिवराज सिंह चौहान के बाद कौन है वो नंबर 2 आज मध्य प्रदेश में, तो मुझे नरोत्तम मिश्रा का नाम दिया गया। और कई लोग कह रहे हैं जो भी हुआ, जिस तरह से पूरी रणनीति तय की गई, पार्टी को, कांग्रेस को तोड़ना है, राज्यसभा चुनाव के टाइम पर कितने एमएलए को लाना है, दिग्विजय के करीबी और सिंधिया के करीबियों को किस तरह से लाना है, नरोत्तम मिश्रा का नाम बार बार लिया गया। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नरोत्तम मिश्रा एक तरह से अपने आप को अब नंबर 2 मानने लगे हैं और क्रेडिट लेने लगे हैं कि हम ये जितना भी हुआ है, कांग्रेस को जिस तरह से तोड़ा गया है, उसमें मेरा हाथ सबसे ज्यादा है। और कमजोर कौन पड़ गए? शिवराज सिंह चौहान के पुराने एक तरह से प्रतिद्वंदी कैलाश विजयवर्गीय, आपके दोस्त, क्योंकि इंदौर के जो अपने आप को इंदौर के दबंग एक तरह से मानते हैं, अब वो कहीं फंस गए हैं बंगाल में। ममता को जनरल सेक्रेटरी की तौर से उन्हें टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इस मंत्रिमंडल में मनीष जी हमें बताइए, कहीं कैलाश राजदीप जी, जिसे आप फंसना कह रहे हैं, राजदीप जी, इसी तरह की बात अमित शाह के लिए गुजरात में की जाती थी 2013 में कि इनकी दिलचस्पी गुजरात में थी और वो जाके यूपी में फंस गए हैं। लेकिन यूपी से ही अमित शाह का पॉलिटिकल करियर राइज पे आया और वो नेशनल फलक। तो हो सकता है कि कैलाश विजयवर्गीय वेस्ट बंगाल में बीजेपी को सफलता दिखा के और बड़े नेता बन जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो जीते तो उनकी टेस्ट अगले साल है। लोकसभा का इम्तिहान तो जीत चुके हैं ना? नहीं, लोकसभा का इम्तिहान जीत चुके हैं, उससे असली इम्तिहान तो अगले साल है जब स्टेट इलेक्शंस होंगे। मेरा ये कहना है 28 लोगों का विस्तार जो हुआ है उसपे कैलाश विजयवर्गीय के लोग हो, उमा भारती के लोग हो, उनको कोई जगह नहीं दी गई है। यानी एक नई भाजपा एक तरह से आ रही है और उस भाजपा में शिवराज सिंह चौहान भले ही चेहरा हो, लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की नजर है कि कोई विकल्प है क्या शिवराज सिंह चौहान का। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि एक ना एक दिन कोई नया चेहरा अगले 1 साल में मध्य प्रदेश में तो आने ही है। अनिल माधव दवे को कई लोग कहते हैं कि तैयार भी इसीलिए किया जा रहा था, लेकिन उनका असामयिक निधन हो गया। मनीष जी, 2 सवाल है मेरे। पहला एक, इस पॉलिटिकल थ्योरी में कितना दम है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नखरे तभी तक झेले जा रहे हैं जब तक बाई इलेक्शन नहीं हो रहा? क्योंकि बाई इलेक्शन होगा, ये सब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद ये डिफेक्शन के लायक तो रहेंगे नहीं फिर से। सही है। दिल्ली की सरकार, गवर्नर भाजपा की सरकार का अपॉइंट किया हुआ, और उसके बाद जो इतनी पॉलिटिकल रियायत दी गई, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 1999-2000 में यूपी में जब राम प्रकाश गुप्ता और कल्याण सिंह उसके पहले और बाद में राजनाथ सिंह की सरकार बनी, तो उसमें जो भी सहयोगी पार्टी का नेता बहुत फैंटम बनता था उसका इस्तीफा दे लेते थे, क्योंकि तब तक वो अपनी पावर गैदर कर चुके थे। तो आपको लगता है कि बाई इलेक्शन के बाद ज्योतिरादित्य को अभी जो इतनी ढील दी गई, थोड़ा सा कसाई होगी? बिल्कुल होगी। और बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए, बीजेपी में जो भी जाता है शुरू में उसका बहुत स्वागत होता है, और जैसे ही उसका काम निकल जाएगा तो उसको थोड़ा सा साइडलाइन तो कर दिया जाएगा। और अभी जो थ्योरीज चल रही हैं सौरभ यहाँ पर,
वो ये चल रही हैं कि अभी जो 24 असेंबली सेगमेंट्स हैं जहां पर इलेक्शन होने हैं, उसमें से 16 ऐसे विधानसभा हैं जो सिंधिया का स्ट्रांग होल्ड है, वो ग्वालियर चंबल बेल्ट की एरिया है। तो कई लोग भाजपा के अब ये कह रहे हैं कि कुछ जगह से बीजेपी के ही नेता इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, उन लोगों को जिताया जाएगा। दो चीजें होंगी उससे, एक तीर से दो शिकार होंगे। बाकी जो 8 बच रही हैं 24 में से 16 तो सिंधिया के स्ट्रांग होल्ड है, और जो 16 सीटें हैं वो अलग जगह, मतलब ग्वालियर चंबल बेल्ट के बाहर हैं। तो उन 8 पे ज्यादा फोकस होगा। उन 8 में से कोशिश करी जाएगी कि 7, 8 या 6 सीटें जीतें, और यहाँ से टारगेट है कि अपन 4-5 सीटें जीतें, क्योंकि इनको ज्यादा सीटों की अब जरूरत नहीं है। तो उससे क्या होगा कि सिंधिया का जो एक ऑरा बना हुआ है कि सिंधिया जी बहुत पॉपुलर हैं, उस पर डेंट पड़ेगा। कि और अभी ऑलरेडी वो डेंटेड इसलिए हैं, वो अभी उन्होंने टाइगर टाइगर आजकल चल पड़ा है, कल से मध्य प्रदेश में वो 3 बार बोल चुके हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। हालांकि उसके पहले शिवराज जी ने भी बोला था कि टाइगर अभी जिंदा है। तो अगर उनकी होम टर्फ में अगर बीजेपी का ऑफिशियल कैंडिडेट हारेगा, तो ये हार शिवराज सिंह चौहान की नहीं होगी, ये हार ज्योतिरादित्य सिंधिया की होगी, और वो ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएंगे। वो ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएंगे, और उनका बार्गेनिंग भी हो जाएगी क्योंकि विधायक नहीं बन पाए। ऑब्वियसली उनका बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। देखिए, ये अगर इसी तरह से राजनीति चली मध्य प्रदेश में तो भाजपा का कांग्रेसीकरण होना लगभग तय है। तात्पर्य क्या है राजनीति जी आपका? बार बार ये शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कांग्रेसीकरण, इसका क्या मतलब है? नहीं, ये हो रहा है। देखिए कांग्रेस, अच्छा, you have to explain it to my viewers कि what do you mean by this term? नंबर एक हाई कमांड कल्चर कि डिसीजन की किसको मंत्री बनाना है, कैसे बनाना है, वो राज्य में नहीं होता, केंद्र में होता है। एक हाई कमांड डिसाइड करती है मुख्यमंत्री किसको बनाना है, किसको मंत्री बनाना है। लेजिस्लेटर विधायकों की कोई मतलब ही नहीं है। ये हाई कमांड कल्चर इंदिरा गांधी के साथ शुरू हुआ और भी बड़ा है। उसके साथ मुझे लगता है ये जो विचारधाराहीन जो पार्टी बन जाती है कि जहां सत्ता हो वहां चलना है, ये कांग्रेस का कल्चर है। सत्य है राजदीप जी, बिल्कुल सत्ता ही सत्य है। यही तो वजह है कि कांग्रेस कमजोर हो गई। आप प्लीज जानिए, और ये ऐसे राज्यों में हुआ है जहां कोई तीसरी शक्ति भी उभर कर नहीं आई है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र लीजिए। इन राज्यों में जहां तीसरी शक्ति नहीं है, वहां ये कांग्रेसीकरण और भी आसानी से सब तरफ हो जाता है। तो मेरा ये और महाराष्ट्र में भी ये हुआ है कि कई लोगों ने कांग्रेस छोड़ी, या तो सेना में चले गए, भाजपा में चले गए चुनाव के पहले। अब मध्य प्रदेश में हो रहा है। आज सिंधिया जो है, अब किस तरह की राजनीति करेंगे? सिंधिया की राजनीति एक तरह से अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर डिपेंडेंट है। क्या कांग्रेस में वापस जा सकते हैं? नहीं, इस समय क्यों जाए? अरे साल 2 साल बाद राहुल गांधी बुलाए तो जा सकते हैं। क्यों जाए? देखिए, सिंधिया जी क्यों जाए? अगर भाजपा उनको दे रही है, वो पद दे रही है या वो मंत्रालय दे रही है जो कांग्रेस नहीं दे सकती है, लोग तो उगते सूरज के साथ जाते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भी अपनी कमजोरी जताई। जिस तरह से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की राजनीति थी, उसमें सिंधिया के लिए जगह नहीं थी। आज भाजपा में शायद इस समय सिंधिया का इस्तेमाल हो रहा है ताकि आप शिवराज सिंह चौहान को भी एक मैसेज दे रहे हैं। ये भी है ना, सिंधिया को आगे बढ़ा के आप शिवराज सिंह चौहान को भी कहीं ना कहीं मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, पर ज्योतिरादित्य का भविष्य उतना उज्जवल नहीं है क्योंकि वो संघ की नर्सरीज नहीं आती। मनीष जी, ये बताइए कि एक जब मैं लिस्ट देख रहा था, एक तो जो उमा भारती का रिजर्वेशन है, बीजेपी जो जिस सोशल इंजीनियरिंग को लेकर आगे बढ़ी है ना, उमा जी और उसके बाद शिवराज जी जिसकी नुमाइंदगी करते हैं, वो इक्वेशन बहुत हिला दिख रहा है। और बहुत स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया गया कि राजपूत मंत्रियों की भरमार है। बिल्कुल सही है। या उसके पहले अर्जुन सिंह के समय भी इतने ज्यादा नहीं थे, उनको ज्यादा चिंता रहती थी कास्ट फैक्टर की। बिल्कुल सही है। और इसको लेकर खासकर जो विंध्य एरिया है मध्य प्रदेश का, विंध्य एरिया पूरा का पूरा इग्नोर हो गया इस एक्सपेंशन में। विंध्य में एक ही मंत्री इनके रहा करते थे पहले, राजेंद्र शुक्ला जी। तो इस बार लग रहा था कि राजेंद्र शुक्ला का पत्ता कटेगा तो किसी और ब्राह्मण को मौका मिलेगा, क्योंकि अभी इलेक्शन विंध्य में नहीं है तो मौके अभी इधर दे दिए गए हैं। जैसा राजदीप जी ने बोला है कि अभी कई सीटें खाली होंगी, बाय इलेक्शन होंगे, तो ये जो अभी बनाए गए हैं पूरे के पूरे, ये आप मान के चलिए कि 40% 50% हारेंगे। तो ये जब हारेंगे तो वो सीट हो सकता है उनको आगे उनको दे दी जाए। और ये सही है कि कई लोग साइडलाइन हो रहे हैं पार्टी में, और जैसे उमा जी ने कल लेटर भी लिखा है इस बारे में
मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो 3 बार के एमएलएज हैं या 4 बार के एमएलएज हैं, जैसे कैलाश विजयवर्गीय का रेफरेंस आया तो उनके बड़े राइट हैंड माने जाते हैं रमेश मेंदोला। लास्ट मोमेंट तक चल रहा था कि रमेश मेंदोला तो मंत्री बनेंगे इस बार, पिछले बार उन्होंने सबसे बड़ी लीड से वो जीते थे चुनाव, तो इस बार था कि भाई सेकंड टाइमर हैं और अभी जहां पर इलेक्शन होने हैं सांवेर वगैरह वहां पर भी उनका थोड़ा इन्फ्लुएंस है। तो अगर अब रमेश मेंदोला को नहीं बनाया तो सीधा अटैक ये कैलाश विजयवर्गीय पे है। तो अगर कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला अपने आप को विड्रॉ करेंगे सांवेर कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो तुलसी सिलावट जी जो है वो उनकी नैया पार नहीं हो पाएगी। तो ये स्थिति हर जगह है। गायत्री राजे हैं जो देवास से एमएलए हैं, उनके सपोर्टर सड़क पे आ गए हैं। विंध्य में ये चल रहा है कि साहब एंटी ब्राह्मण हो गई। एक्चुअली बीजेपी जब फॉर्म हुई थी तो हमेशा अपन ने भी जब छोटे थे तो ये मानते थे कि ये ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी है। अब ये ठाकुर ब्राह्मण बनिया ये 3 जातियों की जो अब क्या हो गया है, ठाकुर डोमिनेंस हो गया है, डोमिनेंस ठाकुरों का हो गया है इस एक्सपेंशन में। खासकर भाई संजय पाठक भी थे एक जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, उन्होंने भी नरोत्तम मिश्रा के साथ ये ऑपरेशन लोटस को ब्लूम कराने में बहुत एफर्ट लगाए थे, वो भी बाहर हैं इस बार। ऐसे काफी सारे लोग हैं तो सबके जो अभी ये अच्छा बीजेपी में एक चीज और है सौरभ कि इनका जो रिसेंटमेंट है ना वो बाहर नहीं आता। इट्स बीजेपी इज ऑलवेज लाइक अ ऑरेंज कि वो बाहर का आवरण उसको घेरा रखता है, अंदर 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 जो है वो कलियां उनकी वो, बट वो बाहर से सब एक दिखते हैं सर। ये एक बड़ा अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक है। That's a very interesting metaphor. नहीं, एक सौरभ मैं कहूंगा, मनीष जी ने ऑरेंज का उदाहरण दिया। आप ये जानिए कि ऑरेंज नागपुर में बहुत उसकी कल्टीवेशन होती है और नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर्स है और आरएसएस की पकड़ मध्य प्रदेश में कई सालों तक रही। और मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर भाजपा का कांग्रेसीकरण उस लेवल तक नहीं हुआ है तो बीजेपी के सामने एक ना एक दिन ये चुनौती आएगी कि किस तरह से, या संघ के सामने खास करके, कि हम ये कांग्रेसीकरण कैसे रोक पाए। क्योंकि नहीं तो जो आम बीजेपी वर्कर है उन इलाकों में जहां अब कांग्रेस के जो नेता पुराने थे वो अब भाजपा की टिकट पर लड़ेंगे, उनकी क्या हाल होंगे, ये बड़ा सवाल है। और यही तो कांग्रेस को नुकसान भुगतना पड़ा है कई राज्यों में। गुजरात में ले लीजिए, कांग्रेस की हाल क्यों हो रही है? क्योंकि शंकर सिंह वाघेला जो आए कांग्रेस में वो कांग्रेस के चेहरे। ठीक है मनीष जी, मेरे आपसे आखिरी 2 सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि ऐसा क्यों लगता है कई लोगों को कि विधानसभा शायद अपना कार्यकाल पूरा ना करे, बीजेपी जल्दी चुनाव करवा ले, एक बार अपना एजेंडा सेट करके। दूसरा, कांग्रेस का भविष्य क्या है? कमलनाथ पे दांव लगाया, दिल्ली ब्रांड नेता, और दूसरी चीज विजय सिंह, उनकी भी पारी लगभग पूरी है पॉलिटिकली, वो कभी सीएम के क्लेमेंट तो नहीं रहेंगे। हाँ, नहीं रहेंगे। राज्यसभा और बाकी सब चीजें हैं, और सेकंड रंग लीडरशिप तो इनके पास है नहीं। तो कांग्रेस का भविष्य क्या है, एक सवाल। और दूसरा सवाल कि क्या ऐसा हो सकता है कि बीजेपी अपना गेम प्लान दुरुस्त करके चुनाव चला के इस तरीके की लंगड़ी सरकार चलाने के बजाय एक बार जीती जाए और फिर से पुराने जैसा जनादेश लेकर आए? उसकी वजह इसलिए है कि जो ये बात चल रही है कि इस बार जो असेंबली है अपना टेन्योर पूरा नहीं करेगी, क्योंकि क्या है कि जो शुरुआत बीजेपी ने करी है कि आपने कांग्रेस के लोगों के इस्तीफे दिलवा दिए और उनको बाहर कर दिया। अभी ये बाय इलेक्शन के जब नतीजे आएंगे तो इन रिजल्ट्स में ये है कि वन साइडेड बीजेपी को तो नहीं जा रहे, क्योंकि जहां जहां ये इलेक्शंस होने हैं वहां पर जो बातचीत होती है लोगों से या जो वहां पर अपने सोर्स हैं वो क्लेम करते हैं कि हम जो है हमारे वोटर्स के साथ धोखा हुआ है। और इस चीज में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो गई है कि जो सोशल मीडिया का उपयोग बीजेपी बहुत एग्रेसिवली करती थी, मध्य प्रदेश में फॉर अ चेंज पिछले 1-8 महीने से कांग्रेस का सोशल मीडिया कैंपेन बड़ा स्ट्रांगली चल रहा है और उनका जो बिकाऊ माल नहीं चलेगा ये जो स्लोगन है ये नीचे तक पर्कुलेट हो रहा है। तो ये इस ट्रांसलेट कितना होगा वोटों में ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, मगर ये है कि बिल्कुल नेक टू नेक फाइट होने वाली है। और अगर कांग्रेस अपने कैंडिडेट अच्छे से उतारेगी तो हो सकता एज कांग्रेस को हो। और यही वजह है कि क्योंकि उसके बाद क्या होगा सौरभ जी के इनके यहाँ भी जो रिसेंटेड लॉट है वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जिनको ये मालूम है कि ये उनकी आखिरी इनिंग है। इसके बाद उनको पार्टी से ना तो संगठन में और ना ही सत्ता में कोई भागीदारी मिलेगी। ऐसे लोगों की संख्या 1 दर्जन से ज्यादा है
और उसमें से ऑब्वियसली जो लास्ट इनिंग है या जिसका रिटायरमेंट पास है तो वो चाहेगा कि वो जितना चीजें एनकैश कर सकता है तो करे। तो ये चीजों, क्योंकि इसकी शुरुआत हो गई है, रास्ता बीजेपी ने दिखा दिया है। तो कुछ भी हो, देखिए कमलनाथ को एक मैनेजमेंट का मास्टर माना जाता था और कमलनाथ मध्य प्रदेश में आके टेक्निकली मैं मानूंगा कि वो फेल हुए हैं। इसलिए फेल हुए कि ऐसा चीफ मिनिस्टर जिसको ये मालूम नहीं चल पाया कि उसके इतने लोग डिफेक्ट करने वाले हैं, वो भी तब कि जब 4 लोग ऑलरेडी छोड़ के चले गए थे। आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, तो वो उनको कहीं ना कहीं उनको हर्ट किया है। इसीलिए वो बोलते हैं, मतलब जो उनका क्लोज सर्कल है उसमें ये बड़ी काफी बात चलती है कि कमलनाथ जी चाहे एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनेंगे जरूर। तो इस सब से बचने का जो तरीका है वो, हाँ, लेकिन मुझे लगता है एक मुश्किल है सौरभ, क्योंकि अगर कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनना है तो कम से कम 24 में से 16 से 18 सीटें तो जीतनी पड़ेगी। उसके बाद जितने इंडिपेंडेंट है उनके साथ उनको समझौता करना पड़ेगा। कमलनाथ कोशिश तो करेंगे। देखिए, एक बार आपने मुख्यमंत्री पद पर बैठ गए, फिर वो आप एक बार फिर बैठना चाहते नहीं, लेकिन बहुत दूर की कौड़ी है। इफ यू लुक एट द नंबर गेम, मैनेजमेंट, बट वेरी डिफिकल्ट। तो वैसा बहुत एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट भी नहीं बचा है जो उस टाइम 2018 बिल्कुल सर, माइका के इर्द गिर्द और बाकी सब चीजों के इर्द गिर्द। देखिए सौरभ, मुझे लगता है आज की तारीख में बहुत मुश्किल है और कमलनाथ को, क्योंकि एक बार आप सरकार में आ गए तो सरकार के साधन भी आप ही के साथ रहते हैं ना। और बाई इलेक्शन में ज्यादातर आपने देखा है कि रूलिंग पार्टी को एडवांटेज पार्टी जीतती है। राजदीप जी, समय बहुत हो रहा है। मेरा आखिरी सवाल ये है मनीष दीक्षित जी आपसे, कांग्रेस का मध्य प्रदेश में भविष्य क्या है? कौन है भविष्य की खत्म है? देखिए, जो भविष्य था उसको बीजेपी चुरा ले गई और है ना, क्योंकि आप ये मान के चलिए सिंधिया जी अगर यही रहते तो उनका पॉलिटिकल कम से कम मध्य प्रदेश में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उनका नेशनल उस पे क्या उनका सीन रहता, वो कहाँ जाते, मगर मध्य प्रदेश में वो अगले 20 साल तक अनडिस्प्यूटेड लीडर रह सकते थे कांग्रेस के। अब ये है कि कांग्रेस को भी चर्निंग आउट चल रही है। अब इनके पास या तो अरुण यादव हैं या जीतू पटवारी हैं या इस तरह के किसी नेता को आगे ये लाएंगे या लाना पड़ेगा। हो सकता फॉर द टाइम बीइंग विवेक तनखा टाइप जो लोग हैं, जो थोड़ा कॉर्पोरेट मैनेजमेंट भी है, वेरी अर्बन लॉट है। एग्जैक्टली यही तो कांग्रेस, देखिए अच्छे लोग हैं लेकिन मास लीडर तो है नहीं। कांग्रेस की वही तो प्रॉब्लम है। हर राज्य में आज कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपने मास लीडर का एक जनरेशन जो था वो ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। मध्य प्रदेश उन राज्यों में है। एक जमाने में जो भी हो, कांग्रेस में नेता तो बहुत थे मध्य प्रदेश में। आज नेताओं का अभाव है वहां, क्योंकि आपने वो मास लीडरशिप नहीं की। तो जब आप कहते हैं सौरभ की कांग्रेस का भविष्य क्या है, कांग्रेस का भविष्य राज्यों में वही होगा जिस तरह से उनका हाई कमांड कल्चर तय करेगा। अगर हाई कमांड कल्चर बदलाव लाए और मास बेस्ड लीडर्स को वाकई एनकरेज करने की कोशिश करे, जैसे आज कर्नाटक में केपीसीसी चीफ डीके शिव कुमार ने टेक ओवर किया है। अब ये एक ऐसे नेता है जो 4-5 बार चुनाव जीते हैं, जो एक तरह से एक दबंग नेता माने जाते हैं। अब कम से कम उनके आने से थोड़ी जान आएगी कर्नाटक कांग्रेस में। उसी तरह से अगर आप मध्य प्रदेश में कोई यंग जुझारू नेता को आगे रखें तो शायद कांग्रेस में जान आए। लेकिन कौन होगा, क्या जीतू पटवारी वो बन सकता है, कौन बन सकता है, इस पर सवाल है। लेकिन एक जनरेशन है कमलनाथ दिग्विजय का जनरेशन, वो मुझे लगता है धीरे धीरे उनको अब गद्दी एक नए जनरेशन को छोड़नी पड़ेगी, नए जनरेशन को टेक ओवर करना पड़ेगा। थैंक यू। एक छोटी सी बात कि मध्य प्रदेश में कम से कम कांग्रेस का वोट जो है वो 40% तक रहा है, बहुत कम। जब आप उत्तर भारत के राज्य देखते हैं, ज्यादातर जहां कांग्रेस कमजोर पड़ गई है वो 20, 15, 10% तक भी गई है, कहीं 7-8% गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान 2 ऐसे राज्य हैं क्योंकि वहां तीसरी शक्ति अभी तक उभर कर नहीं आई है। कांग्रेस का वोट तो बचा है। सही है।